नमस्कार साथियों, राजभाषा के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। और इस प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न थे। पहले पार्ट में हमने 36 प्रश्न हल कर लिए थे और अब इस पार्ट में हम 37 प्रश्न पे चलेंगे। और 37 प्रश्न क्या कह रहा है देख लेते हैं। 37 नंबर का प्रश्न कह रहा है साथियों कि के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो जो के में आते हैं वो देख लेते हैं। बिहार है, झारखंड है, दिल्ली है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, उत्तरांचल है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं संघ राज्य क्षेत्र है। इसमें क्या होता है साथियों कि दिल्ली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह दो तो ये हो जाते हैं केंद्र शासित प्रदेश और बाकी के 9 राज्य हो जाते हैं। तो 11 राज्य इसमें क में आ जाते हैं। और ख की तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। पंगु चंद्र मदान, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप समूह 6 उसमें आ जाते हैं। तो 11 और 6 ये 17 हो जाते हैं क और ख के। फिर उसके बाद इन्होंने पूछा है गृह क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो गृह क्षेत्र के अंतर्गत आप देख लीजिए क और ख क्षेत्र में निर्दिष्ट राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से को छोड़कर जो बाकी के हैं वो गृह में आते हैं। तो इनमें आपके तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, गोवा, जम्मू एंड कश्मीर, असम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, पांडिचेरी के संघीय राज्य क्षेत्र। और ये आते हैं दमन एंड दीप, ये तो आपके ख क्षेत्र में आ जाता है, ये गलत है। और दादर नगर हवेली भी ख क्षेत्र में आ जाता है। तो ये थे साथियों आपके ख क्षेत्र के। प्रश्न नंबर 39 देख लेते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 39 कह रहा है रेल मंत्रालय का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उपसमिति करती है। तो ये आपके दूसरी उपसमिति करती है। हिंदी में कार्यालयीन काम करने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा लाई गई योजना का क्या नाम है। तो राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना है, ध्यान रखिएगा साथियों। इसके साथ ही हम 41 प्रश्न पे आ जाते हैं। 41वां प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है 41वां। ये क्रसर गायब हो जाता है साथियों, बीच में आ गया। तो ये 41वां प्रश्न क्या कह रहा है देख लेते हैं। प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ परीक्षाएं पास करने पर मिलने वाली पुरस्कार राशि पूछ रहा है ये। तो प्रबोध के अंतर्गत जो राशि दी जाती है, अब इसमें प्रबोध और प्रवीण में अलग अलग राशि दी जाती है साथियों। इसमें जो राशि है वो सारी पुरानी है, तो ये तो इससे तो मतलब ही नहीं है। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ 70% से ऊपर पहुँची जाती है। तो 70% से ऊपर आपके प्रबोध के लिए 1600 रुपये है, प्रवीण के लिए 2000 रुपये है और प्राज्ञ के लिए 2400 रुपये है। कई जगह प्रवीण का 1800 रुपये भी दे रखा है। तो 1800 रुपये नहीं है, वो 2000 है। राजभाषा विभाग का राजभाषा कार्यान्वयन समिति से क्या मतलब है। तो राजभाषा कार्यान्वयन समिति, यहाँ राभाषा से क्या मतलब है, इसकी फुल फॉर्म पूछी थी। तो इसका मतलब है राजभाषा कार्यान्वयन समिति। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों 43 नंबर, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कितने पाठ्यक्रम है। तो 3 है, प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ। पारंगत होता है जो प्राज्ञ का ही होता है, तो 3 ही माने गए हैं। तो आप 3 ही ध्यान रखना, 3 ही पाठ्यक्रम है, प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ। जो प्रबोध होता है वो प्राइमरी लेवल का होता है, प्रवीण होता है जो मिडिल लेवल का होता है और प्राज्ञ होता है जो सेकेंडरी लेवल का होता है। और इसमें बाबू के लिए जो पाठ्यक्रम है वो प्रवीण है और प्रारंभिक पाठ्यक्रम होता है जो प्रबोध है, ध्यान रखिएगा। ये चलो पूछ भी लिया है इसमें। 44 नंबर का प्रश्न इन्होंने पूछ भी लिया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रारंभिक पाठ्यक्रम कौन सा है। तो प्रारंभिक आपके प्रबोध हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। और ये तो सुपरहिट क्वेश्चन आ गया साथियों। 45 नंबर का जो क्वेश्चन है
ये तो सुपर हिट है। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री जी होते हैं, हमारे आदरणीय सम्मानीय प्रधानमंत्री जी, वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। संबंधित मंत्रालय विभाग में हिंदी के प्रचार में प्रगति की समीक्षा किस समिति के द्वारा की जाती है? तो ये आपके हिंदी सलाहकार समिति के द्वारा की जाती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, एक बार रिपीट कर देता हूँ। संबंधित मंत्रालय विभाग में हिंदी के प्रचार में प्रगति की समीक्षा किस समिति के द्वारा की जाती है? तो ये हिंदी सलाहकार समिति के लिए की जाती है, ध्यान में रखिएगा साथियों। और प्रश्न नंबर जो 47 है वो देख लेते हैं। वर्तमान में संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ? तो ये 26 जनवरी 1976 में। देखिए 1976 में दो चीज़ों का हुआ। एक तो आपके 17 जुलाई 1976 को राजभाषा नियम बना, एक आपके जनवरी 1976 में संसदीय राजभाषा समिति का गठन हुआ। तो दोनों याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राजभाषा की संसदीय समिति के कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं। ये सुपर हिट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा इस प्रश्न को, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजभाषा संसदीय समिति के कितने सदस्य होते हैं? तो 30 होते हैं, 20 लोकसभा से होते हैं, 10 राज्यसभा से होते हैं। इन्होंने पूछ भी लिया अगले प्रश्न में कि संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा से कितने होते हैं? तो लोकसभा से 20 होते हैं और राज्यसभा से 10 होते हैं, टोटल 30 होते हैं। ये प्रश्न नंबर 50 है। फिलहाल राजभाषा की संसदीय समिति की कितनी उपसमितियां हैं? तो ये 3 उपसमितियां हैं, मैं आपको बता दूं। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगा लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट। IMP लगा लीजिए, मैं लगा देता हूँ IMP। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये पूछा जाता है। मैं ये चाहता हूँ साथियों कि आप राजभाषा में 10 में से 10 अंक प्राप्त करें। ये मेरा प्रयास है आप लोगों को। मैं ये चाहता हूँ कि जो ये राजभाषा के 10 प्रश्न हैं इनमें आपके 10 में से 10 आने चाहिए। इसलिए मैंने रेगुलर राजभाषा के 4-5 सेट डाले हैं रेगुलर, क्योंकि ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और 10 में से 10 प्रश्न अगर आप यहाँ सही कर लेते हैं तो आपके लिए जो 60% की जो बाउंड्री रेखा पार करने की है वो बहुत ईजी हो जाएगी। तो ये मेरा प्रयास था, इसलिए मैंने रेगुलर यहाँ 4-5 चैप्टर राजभाषा के लिए हैं रेगुलर, ताकि इस चैप्टर से आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो। तो चलिए यहाँ फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन। 51 नंबर का है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। इस सेट में जो 100 प्रश्न है वो सारे के सारे आप रट लीजिएगा, ये मेरी आपसे विनती है कि आपकी जो इसमें 100 प्रश्न है 100 के 100 आप रट लीजिएगा। अगर आप ये 100 प्रश्न रट लेते हैं इस सेट के, तो मेरा मानना है कि आपके 10 प्रश्न जो राजभाषा के हैं 100 में से 100 रट लेते हैं तो आपके जो 10 प्रश्न राजभाषा के हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऐसा मेरे मानना है, ऐसी मेरी सोच है और मैं चाहता भी यही हूँ कि आपके 10 में से 10 स्कोर करें। इसलिए मैंने रेगुलर 5-6 सेट राजभाषा के लिए हैं। संसदीय राजभाषा समिति की मुख्य ड्यूटी क्या है? तो हिंदी के परगामी प्रयोग की समीक्षा करना। और ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रमुख नगरों में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नगर केंद्र सरकार के कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। 53 प्रश्न है। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की आवधिकता क्या है? तो 3 महीने में एक बार है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की आवधिकता क्या है? 3 महीने में एक बार है। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की आवधिकता क्या है? हाँ, ये 6 महीने में। मुझको किसी ने कमेंट भी किया था पिछले वाले सेट में, शायद वो राम प्रताप यादव जी ने कमेंट किया था कि सर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की आवधिकता 6 महीने में एक बार होती है, साल में 2 बार होती है। तो शायद मुझे भी इस प्रश्न का कन्फर्म ध्यान है, लेकिन उन्होंने क्यों किया था या तो कहीं मेरे मुंह से निकल गया होगा पिछले सेटों में, मुझे ध्यान नहीं है, मैंने पुनः वीडियो भी नहीं देखा है। तो राम प्रताप जी का कमेंट्स आया था, तो मैं आपको सभी साथियों को करेक्शन करवा देता हूँ। यहाँ जो नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की आवधिकता है वो 6 महीने में एक बार है, साल में 2 बार है। शायद मुझे लग रहा है कि कहीं पिछले वीडियो में हो सकता है कि मैंने कहीं गलत बता दिया हो या गलत बोल दिया हो, तो उन्होंने पकड़ लिया हो और उन्होंने कमेंट्स किया हो। तो राम प्रताप यादव जी, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो धन्यवाद आपको और सभी को धन्यवाद। और ये सुधार भी कर लीजिएगा गौर से, जितने भी अपने चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं या जो अन्य रेल के कर्मचारी हैं वो देख रहे हैं,
तो इसको अच्छी तरह से ध्यान में रख लीजिएगा। उन्होंने कमेंट्स किया था नगर राजभाषा कार्य समिति की बैठकों की आवधिकता क्या है, तो 6 महीने में एक बार है। और ये सेट जो मैं लाया हूँ 100 प्रश्नों का, ये बहुत ही अच्छा है साथियों। आप 100 के 100 रट लीजिएगा, आपके 10% सही हो जाएंगे। राजभाषा पर वार्षिक कार्यक्रम तैयार कौन करता है, तो ये आपके गृह मंत्रालय करता है। ये प्रश्न पूछा जाता है, सुपरहिट है, इसमें 100 के 100% सुपरहिट है साथियों। और ये अगर ये आप 100 में से 100% रट लेते हैं तो 10% आपके सही हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है, ऐसी मेरी सोच है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित हिंदी पाठ्यक्रम क्या क्या है, तो वो प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ है। और प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ के बारे में आपको बहुत बार बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। प्रबोध प्राइमरी लेवल का है, प्रवीण मिडिल लेवल का है, प्राज्ञ सेकेंडरी लेवल का है, और प्रबोध को प्रारंभिक पाठ्यक्रम कहा जाता है, और बाबों के लिए प्रवीण होता है। और इनमें यदि आपके 70% से ऊपर अंक आते हैं परीक्षा में तो आपको प्रबोध के लिए 1600, प्रवीण के लिए 2000, प्राज्ञ के लिए 2400 रुपये की राशि है। चलो नेक्स्ट अपना 57 नंबर का देख लेते हैं। केंद्र सरकार के लिपिकीय कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंतिम पाठ्यक्रम क्या है, तो केंद्र सरकार के लिपिकीय कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंतिम पाठ्यक्रम है प्राज्ञ, ध्यान रखिएगा। अंतिम पाठ्यक्रम है, सेकेंडरी लेवल का होता है। और इसकी जो पुरस्कार राशि है वो 2400 रुपये, यदि आप 70% से ऊपर अंक प्राप्त करते हैं तो। हिंदी पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित होने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कौन सी प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध है, तो वो आपके नियमित, गहन, पत्राचार और प्राइवेट, ध्यान रखिएगा साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। नियमित, गहन, पत्राचार और प्राइवेट। मैं ये कहता हूँ कि ये 100 के 100 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इन सभी को रट लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा, डायरी में उठा लीजिएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इन्हीं में से आपके 10% मिल जाएंगे। साल में कितनी बार नियमित पाठ्यक्रम की हिंदी परीक्षाएं चलाई जाती हैं, 2 बार चलाई जाती हैं, मई और नवंबर में चलाई जाती हैं, ध्यान रखिएगा साथियों। 2 बार चलाई जाती हैं साल में, मई और नवंबर में। चलिए यहाँ देख लेते हैं, 2 बार लिखा है इन्होंने, अपना उत्तर राइट हो गया। नियमित हिंदी परीक्षाएं किन महीने में चलाई जाती है, तो ये मई और नवंबर में चलाई जाती है साथियों। ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, 100 के 100 प्रश्न आप रट लेना। हिंदी पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित होने के लिए कौन योग्य होंगे, तो केंद्र सरकार के 3rd कर्मचारी, वैश्य ऊपर के अधिकारी, ध्यान रखिएगा। कोटि क में वर्गीकृत कर्मचारी कौन है, कोटि क में वर्गीकृत जिनकी मातृभाषा हिंदी, हिंदुस्तानी या उसकी बोली है, वो कोटि क में आते हैं। ख में कौन आते हैं, जिनकी मातृभाषा उर्दू, पंजाबी, पुश्तो, सिंधी या सह भाषा है, उर्दू, पंजाबी, पुश्तो या कश्मीरी जिनकी भाषा वो कोटि ख में आते हैं, ध्यान रखिएगा। और कोटि जो ग है उसमें कौन आते हैं, जिनकी मातृभाषा मराठी, गुजराती, बंगाली, उड़िया, असमिया है, वो आपके ग में आते हैं, ये ध्यान रखिए। और कोटि घ जो दक्षिण भारत की भाषा या अंग्रेजी बोलते हैं, वो कोटि घ में आते हैं। कोटि घ के कर्मचारियों को किस पाठ्यक्रम से प्रशिक्षित होना अपेक्षित है, तो वो प्रवीण से है। कोटि घ के कर्मचारियों को किस पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित होना चाहिए, तो वो प्रबोध है, यानी दक्षिण वालों के लिए प्रबोध है, और जो आपके ग में आते हैं उनके लिए प्रवीण है। प्रज्ञा पास करने पर मिलने वाली एक मस्त पुरस्कार राशि है, तो ये तो पुरानी राशि है, ये राशि पुरानी राशि है, इस राशि को नहीं पढ़िएगा। प्रज्ञा में यदि 70% से आगा वो नंबर आते हैं आपके, तो इसमें आपको 2400 रुपये मिलेंगे, क्योंकि ये जो राशि है 1200 रुपये ये पुरानी है, तो ये मत पढ़िएगा आप, ये 2400 रुपये ध्यान में रखेगा यदि आपके 70% से ऊपर आते हैं तो। क्योंकि ये जो सेट है वो 2010 का लग रहा है मुझे, क्योंकि देखिए अक्टूबर, दिसंबर 2010, जनवरी, मार्च 2011 विशेषांक, तो ये कम से कम आज से 12 साल पुराना है। तो इनमें जो पुरस्कार की राशियाँ दी गई हैं वो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वो पुरानी बता रखी होगी, क्योंकि राशियाँ चेंज हो चुकी हैं। तो ये जो सेट अक्टूबर, दिसंबर 2010 का, बाकी राशियों को छोड़ के बाकी प्रश्नों के उत्तर अच्छे हैं। रेलवे बोर्ड की राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना के अधीन दक्षिणी रेलवे से हर साल कितने कर्मचारी अधिकारी पुरस्कृत होते हैं, तो वो 8 होते हैं। सामूहिक नगद पुरस्कार योजना के अधीन दिए जाने वाला प्रथम पुरस्कार की राशि क्या है, तो ये 1500 रुपये। मैं कहता हूँ इस प्रश्न को छोड़ देना आप, क्योंकि राशियों के प्रश्नों को आप छोड़ देना, क्योंकि पुराना सेट है। ये भी राशि का, इसको भी छोड़ देना, क्योंकि अब नई राशियाँ चेंज हो चुकी हैं। सामूहिक नगद पुरस्कार ये भी छोड़ देना आप, राशियों का प्रश्न आप इसमें छोड़ देना, ये भी छोड़ देना आप, क्योंकि अब ये राशियाँ बदल चुकी हैं, इनकी डबल हो गई हैं, साल में 10,000 सबसे ज़्यादा लिखने, ये भी छोड़ देना आप। राशियों के प्रश्न इसमें छोड़ने, क्योंकि हाँ अब चिंतर से आ जाते हैं अपन। नाम, पदनाम, साइन बोर्ड किस क्रम में प्रदर्शित किया जाता है,
तो वो आपके पहले लोकल लैंग्वेज यानी प्रादेशिक भाषा, फिर हिंदी, फिर अंग्रेजी। बहुत इंपॉर्टेंट सुपर 8 प्रश्न है साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट है, आम जनता द्वारा प्रयोग किए जाने वाली फर्मों को किस क्रम में तैयार किया जाता है। ये 77 नंबर का प्रश्न है और इसको देख लेते हैं हम क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा है त्रिभाषी लिखा है, प्रादेशिक, हिंदी व अंग्रेजी। ठीक है। रबड़ की मोहरों को किस प्रकार तैयार किया जाता है। ये द्विभाषा में तैयार किया जाता है, पहले हिंदी फिर अंग्रेजी। इसमें यह भी लिखा है एक लाइन हिंदी और एक लाइन अंग्रेजी। प्रबोध, प्रेरणा और प्राग परीक्षाएं निजी तौर पर उत्तीर्ण करने वाली मिलने वाली एकमात्र पुरस्कार राशि, तो ये छोड़ दीजिए इसमें, ये पुरानी राशि है, ये राशि का भी छोड़ दिए। हाँ, ये प्रश्न अच्छा है, सुपर हिट है। 81 नंबर, अष्टम अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा नेपाली। मंडल रेल कार्यालय की राजभाषा कार्य समिति के अध्यक्ष कौन है। तो मंडल रेल प्रबंधक होते हैं, DRM साहब होते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कौन सा मंत्रालय हिंदी परीक्षाएं चलाता है। तो गृह मंत्रालय के अधीन हिंदी शिक्षण योजना। एक मुफ्त पुरस्कार के लिए कौन है। तो ऐसे कर्मचारी जो हिंदी परीक्षा प्राइवेट तौर पर पास करते हैं। नगर राजभाषा कार्य समिति कार्यालय चेन्नई के अध्यक्ष कौन है। तो ये 10 साल पुराना है, तो नाम तो इसमें 10 साल पहले का, लेकिन नहीं, इसमें जो अध्यक्ष होता है वो महाप्रबंधक होता है दक्षिणी रेलवे का, GM महोदय। स्टेशन उद्घोषणाओं को किस भाषा क्रम में करना है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, 86 है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्टेशन उद्घोषणाओं को किस भाषा क्रम में करना है। तो त्रिभाषा है, पहले लोकल लैंग्वेज यानी प्रादेशिक भाषा, फिर हिंदी और लास्ट में अंग्रेजी, ध्यान रखिएगा। रूफ बोर्ड किस अनुपात में प्रदर्शित करता है। तो इस समानुपात में करता है, त्रिभाषिक होता है, प्रादेशिक, हिंदी व अंग्रेजी। गाड़ियों के पैनल बोर्ड को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। तो त्रिभाषी होता है, प्रादेशिक, हिंदी व अंग्रेजी। व्यक्तित्व वेतन के लिए कौन अर्हक है। केंद्र सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या जब उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रयोग के पदों के संबंध में उस योजना के अंतर्गत कोई निर्धारित परीक्षा में भी निर्दिष्ट प्रतिशत अंक लेकर उत्तीर्ण हो। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, ये राशि का छोड़ दीजिएगा। हिंदी वार्तालाप पाठ्यक्रम में प्रश्न पाने के लिए कौन योग्य है। तो चालू लाइन के सभी कर्मचारी जो आम जनता से सीधे संपर्क में है, वर्ग 4 के कर्मचारी सहित। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के अधिकारी कर्मचारी को क्यों हिंदी प्रश्न दिया जाता है। ताकि वह हिंदी में अपना दैनिक काम कर सकें। चलिए साथियों, हम आ गए हैं। ये कर्सर कहाँ भाग जाता है, ये थोड़ा पुराना कंप्यूटर हो गया साथियों, सॉरी, मैं पुराने से काम चला रहा हूँ। हिंदी में वार्तालाप पाठ्यक्रम की अवधि क्या है। तो ये 30 घंटे साथियों। कार्यालय में प्रशिक्षित होने के लिए कौन योग्य हैं। सभी श्रेणी के 3rd के कर्मचारी और राजपत्रित अधिकारी जिन्हें कार्य साधक ज्ञान प्रवीणता प्राप्त है। और ये आपके हिंदी आशुलिपिक पास करने पर आशुलिपिक जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, वो क्या व्यक्तित्व वेतन दिया जाता है। 12 महीनों के लिए 2 वेतन वर्दी समतुल्य। छोड़ दो साथियों, इसको, पुराना प्रश्न है। हिंदी प्रोत्साहन भत्ते के पात्र बनने के लिए टंकन आशुलिपिक को कितना टंकन है, ये भी छोड़ दो आप। बहुत 10-12 साल पुराना प्रश्न है, ये भी छोड़ दो, राशि का है। ये सब पुराने प्रश्न है, राशि में चेंजिंग हो चुका है, ये भी छोड़ दो आप। हिंदू लास्ट प्रश्न है, ये भी छोड़ दो आप। तो धन्यवाद साथियों। ये सेट हमने कम से कम इसमें 15 प्रश्न छोड़े हैं, और वो इसलिए छोड़े हैं ताकि आप उनमें कंफ्यूज नहीं हो। इसमें पुरानी राशियाँ दे रखी थी, इसलिए मैंने छोड़ दिया। बाकी का जो 85 प्रश्न है इसमें, वो आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।